दिस इज व्हाट, जो कोई व्यक्ति विधि में एक मृतक व्यक्ति की संपदा को रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड क्या है? रिप्रेजेंट्स। हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। तो अगर इफ यू वांट टू डिफाइन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 11, 2 की सब क्लॉज 11, इट मीन्स ही इज ए पर्सन, he is a person, what he does, he represents, what he represents the estate, संपदा को किसकी? ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। जो कोई व्यक्ति मृतक व्यक्ति की संपदा को रिप्रेजेंट, प्रतिनिधि के रूप में लॉ में रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव, शॉर्ट में बोलते हैं LR, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मोहिनी सिन्हा ने क्या कहा? LR एज वेल एज हियर। हियर होता है उत्तराधिकारी। देखिए एग्जीक्यूटर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको समझाया था। एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को मरने वाला व्यक्ति ये जिम्मेदारी सौंप कर गया है कि तुम मेरी वसीयत के अनुसार मेरी संपत्ति का वितरण कर देना। जो उसकी व्यक्ति की अंतिम वसीयत थी, लास्ट विल में, मान लीजिए मैंने अपनी एक वसीयत बनाई और मैंने उसमें जमजम मैडम को अपना एग्जीक्यूटर नियुक्त कर दिया। एग्जीक्यूटर नियुक्त करने का मतलब यह हुआ कि अब मैंने इन पर एक जिम्मेदारी सौंपी है कि मेरे मरने के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है, संपदा है, उस सबको आप मेरे जैसे जैसे मैंने इस वसीयत में लिखा है उस वसीयत के अनुसार उसको वितरण कर देना। एग्जीक्यूटर को एक रुपया नहीं मिलना, उसमें जमजम मैडम को उसमें कुछ नहीं मिलना। शी इज नॉट हियर, वो मेरी उत्तराधिकारी नहीं है, उनको मेरी संपत्ति बिल्कुल नहीं मिल रही है। तब भी वो मुझे रिप्रेजेंट करेंगी, मेरी एस्टेट को रिप्रेजेंट करेंगी आफ्टर माई डेथ, कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना है। मान लीजिए मेरे जो उत्तराधिकारी हैं, हियर्स है मेरे, वो आपस में लड़ पड़े, तो एग्जीक्यूटर का काम होगा कि देखो वसीयत के अनुसार, सर की वसीयत ये है, इसके अनुसार किसको इतने पैसे मिलने थे, आपको ज्वेलरी मिलनी थी, आपको प्रॉपर्टी मिलनी थी, उसी तरीके से होगा। तो जो एग्जीक्यूटर है, एग्जीक्यूटर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। व्हाई? बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग माई एस्टेट। हु एम आई? आई एम अ डिसीज्ड पर्सन, है ना। बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही शुड गेट एनी पेनी ऑफ दैट। ही इज नॉट हियर ऑफ माई प्रॉपर्टी। वन हियर, एक हियर भी LR हो सकता है, एक हियर भी हो सकता है। मैं अपने एग्जीक्यूटर अपने ही किसी उत्तराधिकारी को बना दूं, ये भी हो सकता है। मैं अपनी वसीयत का एग्जीक्यूटर किसी तटस्थ व्यक्ति को भी बना सकता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटर हियर ही हो, बट इट इज ए पॉसिबिलिटी, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एग्जीक्यूटर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ही मे और ही मे नॉट बी द हियर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज्ड। बोलिए हाँ है ना। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर क्या है कि इफ आई हैव नॉट अपॉइंटेड एनी एग्जीक्यूटर, आई हैव नॉट अपॉइंटेड एनी एग्जीक्यूटर, देन मेरी मृत्यु के बाद में मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अगर मैंने विल बना दिया तो विल के अनुसार, नहीं बनाई तब भी किसी व्यक्ति को सरकार की तरफ से उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा नियुक्त किया सकता है कि आप इनके एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, है ना, उसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटर। ये बहुत डिटेल में समझा चुका हूं लास्ट क्लास में, अब ध्यान रखिएगा। अब आगे की बात करते हैं थोड़ी सी, अब आगे की बात करते हैं भाई। कुछ टर्म्स और आपको समझनी होंगी। एक टर्म है एग्जीक्यूटर डिसेंटॉट, समझे, एग्जीक्यूटर डिसेंटॉट। अब ये कौन सी बला है, ये 3-4 नाम रट लीजिएगा। देखिए, नंबर 1 एग्जीक्यूटर डिसेंटॉट, नंबर 2 सक्सीडिंग ट्रस्टी, नंबर 3 ऑफिशियल असाइनी, नंबर 4 रिसीवर। दीज 4 persons आर नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। These four persons are not legal representative. These 4 persons are not. तो यहां से क्वेश्चन आएगा, who are included in the definition of legal representative and who are not included in the definition of legal representative.
अब ये एग्जीक्यूटर डी सॉन टॉट ये कौन से जगह से आगे कहाँ किस ग्रह के प्राणी हैं, इनको मतलब समझ लीजिए व्हाट इज दिस। और ये टेक्निकल शब्द है, इसका मीनिंग समझ लीजिए एक बार अच्छी तरीके से। क्या है एग्जीक्यूटर डी सन टॉट, व्हाट इज दिस, ही इज ए पर्सन हु wrongfully interferes with what, with the distribution of the deceased person's estate। जिस व्यक्ति डिसीज्ड पर्सन एस्टेट, इसको तो रट ही लीजिए है ना, ये मतलब मृतक व्यक्ति की संपदा का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो रहा है उसमें दिस फेलो इज wrongfully interfering। he may be a stranger, okay, and he someone who was not given proper authority to do so by the deceased will or by the court। but for example समझ लीजिए, if a person unlawfully asserts ownership over the deceased property, समझिए क्या है एग्जीक्यूटर, इसको आम भाषा में कहें एग्जीक्यूटर डी सन टॉट, एग्जीक्यूटर डीएसटी बोलते थे इसको। ये कौन है, मैं खामोखा, समझे, आप कौन है साहब, खामोखा, मतलब मेरा कोई मतलब नहीं है इस मृतक की प्रॉपर्टी में, लेकिन मैं उसमें जबरदस्ती का इंटरफेरेंस कर रहा हूं, उसको टेक्निकली लॉ में बोलते हैं एग्जीक्यूटर डी सन टॉट। मीन्स मुझे उन्होंने जो विल है, जो विल में मुझे एग्जीक्यूटर नहीं बनाया गया है, लेकिन मैं कह रहा हूं नो आई विल एग्जीक्यूट इट, तो दिस विल बी कॉल्ड एग्जीक्यूटर डी सन टॉट। जैसे फिर दोबारा पढ़िए लाइन देखिए, इफ ए पर्सन अनलॉफुली असर्ट्स ओनरशिप, एक व्यक्ति आप गलत तरीके से ये कहता है कि मैं मालिक हूं किसके ऊपर, ओवर द डिसीज्ड रियल प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूट सम ऑफ देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो मैं कहूं कोई व्यक्ति मर गया, सो एग्जीक्यूटर डीएसटी है ना, ये वो व्यक्ति है जो ही में भी कंप्लीटली स्ट्रेंजर, और ये भी हो सकता है कि ही इज नॉट अ स्ट्रेंजर बट ही वॉज नॉट गिवन प्रॉपर अथॉरिटी। सपोज कीजिए कि एक व्यक्ति के 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा निकम्मा है, शराबी है, दुनिया भर के ऐब हैं उसमें, तो उसको उन्होंने विल में कोई अथॉरिटी नहीं दी है, एंड नाउ दैट पर्सन इज wrongly interfering with the distribution of the deceased assets, तो उसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटर डीएसटी, समझे। तो एग्जीक्यूटर डीएसटी को याद कर लीजिए, he is not considered as the legal representative। you will not be getting questions in your mains examination but you will get only in prelims। तो इतना याद कर लीजिए, एग्जीक्यूटर डीएसटी इज नॉट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। किसी को समझ में आ रही बात नहीं, तो ये हुआ एग्जीक्यूटर। नाउ कम टू ऑफिशियल असाइनी, दिस इज ऑफिशियल असाइनी। ये क्या मतलब है, नाउ देयर आर 2 एक्ट्स, प्रेसिडेंसी टाउन्स एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट, प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। एक्ट से मतलब नहीं है, आप इसको समझिए। इनके प्रोविजंस क्या कहते हैं, ये कहते हैं इफ एन ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी इज पास्ड अगेंस्ट अ डेटर बाय द कंसर्न्ड कोर्ट। अब समझिए इस बात को क्या है, व्हाट इज दिस, बहुत आम भाषा में समझिए, है ना। इफ एन ऑर्डर ऑफ इंसॉल्वेंसी हैज बीन पास्ड अगेंस्ट द डेटर, ये क्या मतलब है, देयर इज ए पर्सन हु हैज टेकन लोन, एक व्यक्ति है उसने जबरदस्त तरीके से लोन ले रखा है और वो लोन देने की स्थिति में अब नहीं है, लोन सबके वापस नहीं कर पा रहा। एक कंपनी है, उसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी दुनिया भर की बैंकों से उसने कर्जा ले रखा है, एंड नाउ उसने ही that company goes for the insolvency proceedings and the company has been declared to be insolvent। अब जो वो कंपनी है वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुकी है। नाउ अब क्या होगा, अब सपोज कीजिए उस कंपनी पर 1 लाख करोड़ का कर्जा है, द कंपनी ओन्स द डेट टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख करोड़, 50,000 crore from SBI and remaining with the other banks। It means there are so many creditors, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसको लोन दिया था, एंड नाउ द कंपनी इज नॉट इन ए पोजीशन टू रिपे द लोन, द कंपनी हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बाय द कंसर्न्ड कोर्ट। आप समझ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन विल कम आफ्टर इंसॉल्वेंसी, व्हाट शुड हैपन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का लाभ कैसे होगा, क्रेडिटर को उनका पैसा कैसे मिलेगा। नाउ
whatever the assets he has, the company owns. Suppose company had property, machinery and of about to the foot of 40,000 crore, 40,000 करोड़ की इस पे संपत्ति है. Now this property should be distributed among the creditors. This property should be distributed amongst the creditors as per the order of the court, either the proportionate or whatever जो कोर्ट ऑर्डर करेगी. तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, उस कोर्ट की जो संपत्ति है वो बिकेगी कैसे, उसकी प्रोसीड्स कैसे आएंगी, हु विल डू दिस. फॉर दैट पर्पज एन ऑफिसर इज अपॉइंटेड ऑलवेज, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल असाइनी. दिस इज, पढ़िए जरा एक बार. द प्रॉपर्टी ऑफ द डेटर विल बी वेस्टेड विद ए पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट known as official assignee. तो official assignee is a person who is appointed by the court. समझे आप? Official assignee is a person who is appointed by the court. When he is appointed, when an order of insolvency is passed. इसके बाद में court appoints official assignee OA. Now what is the duty of this? He will manage the property, to manage the property of the debtor for the benefit of the creditors. So this is the duty of the OA, official assignee. He will manage the property for the benefit of the creditors. It means what? That he will collect all the proceeds. See देखिए, एक कंपनी ने ये भी तो हो सकता है कि उसने किसी को लोन दिया हो, है ना. लो, sometimes it happens कि I have taken loans but I have also distributed loan to someone. मैंने 10 लाख करोड़ रुपए ले रखे हैं और 2-4 लाख करोड़ मैंने बांट भी रखे हैं, तो मेरे भी कुछ डेटर्स होंगे, उनसे रिकवरी भी होनी है. तो इन सभी को मैनेज करना, it is the duty of OA, official assignee. The question will come in your exam that whether OA is the official assignee is the legal representative or not. He is included in the definition of OA or not. Answer is yes. Answer is yes. ठीक है. दिस इज, कर लेंगे आप. अब नेक्स्ट पर आइए, रिसीवर. नाउ कम टू दिस. रिसीवर को हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी, ऑर्डर 40 ऑफ सीपीसी एज वेल पे. रिसीवर इज व्हाट? देयर, सपोज कीजिए देयर इज डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. आई एम द ए एंड यू आर द बी. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड यू. ओके, and now the dispute is regarding what? Immovable property. Ab who shall have the possession of this property? Suppose you are in the possession of the property at present. You are in the possession of the property and I have sued you for the recovery of that immovable property. Immovable property का झगड़ा है, यानी कि स्थावर संपत्ति का हमारा विवाद है. वो जो भूमि है, जो वो स्थावर संपत्ति है, वो आपके कब्जे में है. सूट इज ऑन गोइंग. लेकिन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द सूट, कोर्ट इज कन्विंस्ड दैट दिस प्रॉपर्टी शुड नॉट रिमेन इन योर पोजेशन. इट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस. दिस प्रॉपर्टी शुड बी इन द, एटलीस्ट इट शुड नॉट बी इन द possession of yours. So what the court can do? Court can appoint a person who is called receiver. In that case, court can appoint a person who is impartial, है ना. What will be the duty of that person? He will manage again and he will take care of the property as per the directions of the court. If it is generating rent, तो rent भी collect करेगा. Means he will manage everything with regard to the property. तो ये जो रिसीवर है, इसका स्टेटस है क्या हुआ? ही इज द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. तो ऑफिसर को भी, सॉरी रिसीवर को भी, इस ऑफिसर को जिसको हम बोलते हैं रिसीवर, उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन में नहीं इंक्लूड किया जाता. एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर मुझे बताइए. ये रहे, स्लाइड पे जाइए. दिस इज विच ऑर्डर? ऑर्डर 40 ऑफ द सीपीसी. क्या कहता है ये? रिसीवर इज एन इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. हु अपॉइंट्स हिम? कोर्ट अपॉइंट करती है. क्यों करती है? टू एडमिनिस्टर और मैनेज और टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इन द सूट.
द रिसीवर, जैसे मैंने कहा आपको, वाई रिसीवर इज अपॉइंटेड, वाई रिसीवर इज अपॉइंटेड फॉर द प्रोटेक्शन, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ दैट प्रॉपर्टी. हु इज दैट पर्सन? ही हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट. वाई? फॉर द प्रिजर्वेशन, सॉरी, फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी. तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपसे यहां आएगा कि वेदर ही इज द एलआर और नॉट. सो पोजेशन शुड बी टेकन, बस ये है, कोर्ट में अपॉइंटेड रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल ऐसे पढ़ाता हूं, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी. कोर्ट थिंक्स दैट इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज. ये दोनों पार्टीज के हित में होगा क्या? दैट possession should be taken from B. B से possession ले लिया जाए and be given to an independent person. किसी तटस्थ व्यक्ति को उसका कब्जा दे दिया जाए. Then court may appoint receiver. कोर्ट रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर सकती है. Who can manage the property? बस till the time the suit is being decided. बोलो हाँ है ना? So what he can do? He can collect the income like rent or any other profits, utilize it to maintain the property. ये सारे उसके अधिकार हैं. तो इसमें हम नहीं जाएंगे, सिर्फ इतनी सी बात है, वो एक ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए मयंक वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ रिसीवर, तो बहुत नेचुरल बात है. इनको बस क्या कैसे मैनेजमेंट करेंगे? जो भी इनकम वहां से आ सकती हो वो सारी इनकम इनके पास आएगी. जो प्रॉपर्टी के मेंटेनेंस में जो खर्चे हैं वो इसमें खर्च करेंगे. जो इनके एक्सपेंसेस होंगे इस कार्यवाही में उससे डिडक्ट कर लेंगे. इन ऑल सारा अकाउंट ये कोर्ट को दे देंगे और इनके पास कब्जे में तब तक रहेगी जब तक कि उसका डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो जाता या जब तक कि कोर्ट अदरवाइज कोई ऑर्डर नहीं कर देती है. तो क्वेश्चन आपसे ये आएगा कि वेदर रिसीवर इज दी एलआर और नॉट. क्वेश्चन लिखिए प्रीलिम्स का फटाफट. कैसे आएगा लिखिए जरा. आउट ऑफ फॉलोइंग हु आर नॉट लीगल रिप्रेजेंटेटिव. नंबर 1 ऑप्शन ए एग्जीक्यूटर डीएसटी. अब समझिए एग्जीक्यूटर डीएसटी क्या होता है. ये रहे भाई साहब एग्जीक्यूटर डी सन टॉट. ऑप्शन बी ऑफिशियल असाइनी. ऑप्शन सी रिसीवर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. अब बताइए आंसर इज. तो बेसिकली ध्यान रखना, जो रिसीवर है ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईदर ऑफ द पार्टीज इन एक्शन. समझे? ही इज व्हाट? ऑफिसर ऑफ द कोर्ट. यहां से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रीलिम्स में. He is working neither for the plaintiff but for the common benefit for all the parties. अब एक थर्ड टर्म आ गई. अब उसमें पढ़िए आप, जाइए जो LR की ये थी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द लीगल रिप्रेजेंटेटिव. ये हमने पढ़ा, मीन्स ए पर्सन. जो ब्लू लाइन में है कवर्ड है, इसको हम पढ़ चुके हैं, है ना. अब ये देखिए, इसको मैंने समझा दिया, आधे पार्ट को समझाया. अब दूसरा क्या है? दूसरा एंड इंक्लूड्स ए पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड. इंक्लूड्स इस, ये तो है ही है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है लॉ के अनुसार उसकी संपदा को, वो भी होगा इसमें एलआर की डेफिनेशन में. और एक सेकंड कैटेगरी आ गई, हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज, जो कि मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है. एनी पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज. अब इसको समझ लीजिए. एलआर में तो समझ गए कौन इंक्लूडेड है कौन नहीं है. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? एग्जीक्यूटर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, ये सब हमने देखा. ऑफिशियल असाइनी नहीं होगा, एग्जीक्यूटर डीएसटी ये नहीं होगा, है ना. रिसीवर नहीं होगा, ये सब हम लोगों ने देख लिया. रेजिड्यू लीगेटी हो सकता है, यूनिवर्सल लीगेटी हो सकता है, ये सब हम देख चुके हैं, है ना. नाउ कम्स द नेक्स्ट कैटेगरी, वेदर ए पर्सन हु इंटरमिडल्स विद द एस्टेट ऑफ द डिसीज होगा नहीं होगा. अब इसमें क्या है, ट्रिक तो यही है कि इतना याद कर लीजिए, लेकिन फिर भी समझ लेते हैं क्योंकि इस क्लास में हम लोग मजे लेके पढ़ते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. तो ये कौन सी कैटेगरी है? कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी संपदा में दखल अंदाजी करता है, इसको समझिएगा.